तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग हिंदी ऐच्छिक आने की। हिंदी इलेक्टिव किसका? हिंदी इलेक्टिव पेपर का। तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम हिंदी इलेक्टिव का 28 फरवरी को होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने क्लास 11th का जो हिंदी वाला बुक है उसका चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दें और कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट चैप्टर बाय चैप्टर मोस्ट बीबीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग फटाफट एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और आपका उत्तर को भी देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि ईदगाह कौन सी विधा है। तो ईदगाह जो है वह कौन सी विधा है, तो हमारा कहानी है। कौन सी है? कहानी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कि ईदगाह का पाठ का लेखक कौन है। ईदगाह का जो पाठ का लेखक है वह कौन है? तो ईदगाह का पाठ का लेखक है हमारा प्रेमचंद्र। कौन? प्रेमचंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था। जो प्रेमचंद्र है उनका मूल नाम है वो धनपत राय। कौन था? धनपत राय, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम को लिखते थे। तो किस नाम को लिखते थे? तो हमारा नवाब राय लिखते थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है। तो किस पुस्तक में संग्रहित है? तो हमारा मानसरोवर में संग्रहित है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्योहारों को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन की सुंदर चित्र को प्रस्तुत किया गया है। तो किसमें किया गया है? तो हमारा ईदगाह में किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि माँ बाप में मर जाने के बाद हमीद की परिवार कौन करता है। तो हमें हमीद का परवरिश कौन करता है? तो परवरिश जो उसका है उसकी दादी करती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हमीद की दादी का नाम क्या है। तो हमीद की जो दादी का नाम है वो हमारा अमीना है, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि ईदगाह कहानी में हमीद के पिता का नाम क्या है। तो हमीद के जो पिता है उनका नाम क्या है? तो अबीदा है। तो उन्हें क्या है? आबिद, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हमीद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गए थे। तो किसकी भेंट हो गए थे? तो हमारा हेज की भेंट हो गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा हमीद की दादी अमीना ईदगाह मेले में के लिए कितने पैसे हमीद को देती है। तो कितने पैसे हमीद को देती है? तो 3 पैसे। कुल कितने? 3 पैसे, जो कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रामजान के कितने दिनों बाद ईद आती है। तो रामजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? तो हमारा 30 दिन के बाद, यानी कुल 1 महीने के बाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि फहीमन के कपड़े सिलने पर अमीना को कितने पैसे मिलते थे। तो अमीना को कुल कितने पैसे मिलते थे? तो कुल 8 आने मिलते थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हमीद के गांव के से ईदगाह की दूरी कितनी थी। तो ईदगाह की दूरी कुल कितनी थी? तो ईदगाह की जो कुल दूरी थी वो हमारा कितनी थी? तो 3 कोस थी, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे। मोहसिन के पास कुल कितने पैसे थे? तो कुल हमारा कितने पैसे थे? 15 पैसे थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महमूद के पास कितने पैसे थे। तो महमूद थे उनके पास कुल कितने पैसे थे? तो उनके पास कुल 12 पैसे थे, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके मामा थाने के कांस्टेबल थे। जो किसके मामा थाने के कांस्टेबल थे? तो मोहसिन के, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मोहसिन के मामू का वेतन कितना था। मोहसिन के मामू का वेतन कितना था? तो 20 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मोहसिन के मामू घर कितने पैसे भेजते थे। तो घर कितने पैसे भेजते थे? तो कुल 50 रुपए भेजते थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि जिन्ना जिन्नात को रुपये की क्या कमी थी जिससे खजाने में चाहे चले जाए। और ईदगाह कहानी में यह वाक्य किस पात्र का है। तो वह यह वाक्य है वो किस पात्र ने कहा है? तो यह वाक्य जो है वो मोहसिन ने कहा, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेले में चरखी पर 1 पैसे में कितने चक्कर घूमने को मिलता था। तो कितने चक्कर घूमने को मिलता था? तो हमारा कुल 25 चक्कर मिलना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि महमूद कौन सा खिलौना लेता था। महमूद जो वह कौन सा खिलौना लेता था? तो महमूद जो वह सिपाही का खिलौना लेता था। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मोहसिन कौन सा खिलौना लेता था। मोहसिन जो था वह कौन सा खिलौना लेता था? तो मोहसिन जो था वह भिश्ती का खिलौना लेता था, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि महमूद के पिता ने महमूद को मेले में क्या खाने को दिया था। तो क्या खाने को दिया था? तो वह
केला खाने को दिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का कि दुकानदार ने चिमटे को दाम कितना बताया था। तो चिमटे का दाम जो था वह कुल 6 पैसे बताया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये रहा ईदगाह के चैप्टर का कुल 25 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग चैप्टर 2 के मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट शेयर करते रहें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग चैप्टर 2 के मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर 2 जो कि दोपहर का भोजन है। तो दोपहर का भोजन का जितने भी मोस्ट बीबीआई 25 क्वेश्चन का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपका हिंदी इलेक्टिव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आपके पास बहुत ही समय कम है, तो फटाफट वीडियो को फुल वॉच करके जाए, चाहे आप लोग 1.5x में देखें चाहे 10x में देखें, लेकिन वीडियो को फुल एक्स वॉच करके जाए ताकि आपका हिंदी पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। चलिए हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते हैं, फटाफट पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा पहला सवाल है कि दोपहर का भोजन पाठ के लेखक कौन है। तो दोपहर के जो भोजन का पाठ का लेखक हमारा अमरकांत है, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि दोपहर के भोजन का साहित्य किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, तो हमारा कहानी विधा की रचना, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अमरकांत का वास्तविक नाम क्या था। जो अमरकांत है उनका वास्तविक नाम था वो श्री राम वर्मा था, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अमरकांत को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो इन्हीं हथियारों जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अमरकांत किस आंदोलन के एक प्रमुख कथाकार है। तो किस आंदोलन के प्रमुख कथाकार है, तो हमारा हो जाएगा कौन सी, तो हमारा हो जाएगा नई कहानी, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि जिंदगी और जोंक कितनी रचनाकार है। जो जिंदगी है और जोंक की रचनाकार कौन है, तो जिंदगी और जोंक की रचनाकार हमारा अमरकांत, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दोपहर का भोजन कहानी की मुख्यतः पात्र में सिद्धेश्वरी की पति का नाम क्या है। तो जो सिद्धेश्वरी है उनके पति का नाम क्या है, उनके पति का नाम है मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के रामचंद्र की आयु कितनी थी। तो रामचंद्र की जो आयु थी कुल 21 साल थी, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के मोहन की आयु कितनी थी। तो मंझले लड़के मोहन की आयु थी 18 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के प्रमोद की आयु कितनी थी। तो छोटे लड़के प्रमोद की आयु जो थी वह कुल कितने थे, तो कुल 6 वर्ष थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि दोपहर का भोजन कहानी की मूलतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह अपना निम्न मध्य वर्गीय का, जो क्वेश्चन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सिद्धेश्वरी ने किसकी सब्जियां बनाई थी। तो किसकी सब्जियां बनाई थी, तो कुल मिलाकर चने की सब्जियां बनाई थी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मुंशी चंद्रिका प्रसाद की आयु कितनी थी। तो मुंशी चंद्रिका जो प्रसाद की आयु कितनी थी, तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की आयु जो थी वो हमारा 45 साल थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस लड़की की शादी तय हो गई थी। तो किस लड़की की शादी तय हो गई थी, तो जो लड़की थी वो हमारा गंगा और शरण बाबू की लड़की से तय हो गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सिद्धेश्वरी ने कितनी रोटियां बनाई थी। तो कितनी रोटियां बनाई थी, तो कुल कितने 7 रोटी बनाई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विवाह के कलरकी ने किनकी छाटनी की थी। तो किनकी छाटना की थी, तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छाटना की थी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था। तो क्या काम सीख रहा था, तो प्रूफ रीडिंग सीख रहा था, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का इसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। तो इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था, तो हमारा क्या हो जाएगा हाई स्कूल, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सिद्धेश्वरी ने आधी रोटी खाकर आधी किसके लिए रख दी थी। तो अपने किसके लिए रख दी थी, वो जो थी वो प्रमोद के लिए रख दी थी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कहानी का कौन सा पात्र बीमार है। तो प्रमोद बीमार है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई थी। तो क्यों लेट गई थी, क्योंकि वह जो थी खाली पेट पानी पीने के कारण, खाली पेट पानी पीने के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा मुंशी जी ने खाना खाने के बाद क्या मांगा था। तो खाना खाने के बाद जो मांगा था वो गुड़ का रस मांगा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पंडुक क्या है। जो पंडुक है वो क्या है, तो पंडुक जो है हमारा वो कबूतर की तरह एक पंछी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि घर की मक्खियां का भिन्नता यानी विभिन्नता
विभिन्ना यानी भिन्न भिनाना पंक्ति के घर की किस अवस्था को संकेत मिलता है? तो किस अवस्था को संकेत मिलता है? क्योंकि यह दरिद्रता है। दरिद्रता यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मालूम होता है कि अब बारिश नहीं होगी, यह बात मुंशी जी को किसने कही थी? तो वह बात किसने कही थी? वो यह बात जो थी वह देवश्री ने कही थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस चैप्टर जो कि चैप्टर 2 का हमारा मोस्ट VBI 24 यानी 24 से कुल 25 प्रश्न को हम लोग देखें। तो अगर दोनों चैप्टर से एक भी प्रश्न आ जाए बुक में यानी क्वेश्चन पेपर में, आप लोग रगड़ के रख देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं और चैप्टर नंबर 3 में भी हम लोग मोस्ट VBI कुल 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो ये रहा चैप्टर 3 हमारा, जो कि ये चैप्टर है हमारा टॉर्च बेचने वाला। तो टॉर्च बेचने वाले चैप्टर से जितने भी मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उन लोग के लिए हम लोग बेस्ट 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर टॉर्च बेचने वाले चैप्टर से एक भी प्रश्न बैठ जाए तो आपका कहीं नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला सवाल क्या है टॉर्च बेचने वाला, कि हरिशंकर परसाई की रचनाओं में किस प्रकार की भावना को प्रधान होता है? तो किस प्रकार की भावना को प्रदान होता है? तो हमारा व्यंग, किसका? व्यंग्य है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? जो हरिशंकर परसाई था उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म जो था होशगवंदा आनी मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जैसे उनके दिन फिरे की रचना विधा क्या है? तो की रचना क्या विधा है? जो रचना है वो हमारा कहानी की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई की चर्चित उपन्यास कौन है? उपन्यास है, तो चर्चित उपन्यास जो है हमारा रानी नगफनी की कहानी, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखित व्यंग्य क्या है? तो हरिशंकर प्रसाद द्वारा जो लिखित व्यंग्य है वो हमारा क्या है? तो हमारा पहला है कि वैष्णव की फिसलन है, दूसरा हमारा तिरछी रेखाएं है, और तीसरा हमारा है कि ठिठुरता उप हुआ गणतंत्र, यानी कि उपयुक्त में सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा संपादित पत्रकारिता वसुधा का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो प्रकाशन उसका कहाँ से होता है? तो हमारा जबलपुर मध्य प्रदेश से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि परसाई जी ने स्नातकोत्तर की उपाधि किस विश्वविद्यालय से हासिल की थी? तो किस विश्वविद्यालय से हासिल की थी? तो जो होगा हमारा नागपुर विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा था, वीडियो को फटाफट लाइक करते रहें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। और इससे पिछले वाले जो 2 वीडियो को नहीं देखा जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चन की बात की है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस प्रकार के व्यंग्य किया है? तो किस प्रकार के व्यंग्य किया गया? तो हमारा अस्थाओं को बाजीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भव्य पुरुष को कैसे दिखा रहे हैं? जो भव्य पुरुष है उसे कैसे दिखा रहे हैं? उसे फिल्मों के संत से दिखा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भव्य पुरुष अपने प्रवचन में क्या जानने का आह्वान करते हैं? तो क्या जानने का आह्वान करते हैं? तो जानने का शाश्वत ज्योति को जानने का आह्वान करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका मैंने उसका हाट नहीं ठाट देखकर या ठाट कर क्या क्या अर्थ है? या ठाट का क्या अर्थ है? या ठाट का वैभव, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस कंपनी की टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दी? सूरज छाप कंपनी, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि वाक्य को पूरा कीजिए। सूरज छाप टॉर्च जो है वो खरीदो और प्रकाश फैलाओ, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जो हमारा सूरज छाप नहीं, इसका जो होगा सही उत्तर होगा हमारा अंधेरे को दूर करो। किसको? अंधेरे को दूर करो, जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भाई पुरुष ना ने कैसे वस्त्र पहन रखे थे? तो कैसे वस्त्र पहन रखे थे? तो रेशमी वस्त्र पहन रखे थे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दोनों दोस्त कितने वर्ष बाद दोबारा मिलते हैं? तो कितने वर्ष दोबारा मिलते हैं? तो 5 वर्ष के बाद, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अंधकार में प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश के अंधकार की किंचती कलीमा है,
या किंचिती का क्या अर्थ है? तो जो या किंचिती का अर्थ है वो हमारा क्या है, वो काला, जो कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इस तीसरा चैप्टर का अंतिम प्रश्न है हमारा कि उसने कहा अंधा वही करूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। यहाँ नहीं, धंधा वही करूंगा जो बस कंपनी बदल रहा हूं। यहाँ किस धंधे की बात कही जा रही है? यहाँ जो धंधे है वो हमारा टॉर्च बेचने की जा रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो हम लोग 2 वीडियो लाएंगे, 2 वीडियो में पूरा चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में 3 को चैप्टर कवर करेंगे, कुल हम लोग 25 या 75 क्वेश्चन को हम लोग कवर किए हैं। तो अगर 75 क्वेश्चन जाते हैं तो 3 चैप्टर से आपका आने वाला प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो अपने फटाफट अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें।